बात करते हैं फ्लो के बारे में। एक जो एंटायर फ्लो होता है किसी प्रोजेक्ट का, अगर मैं एनालिटिक्स के बारे में बात करूं, अभी हम डेटा या बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एनालिटिकल प्रोजेक्ट के बारे में। ओके। उसमें तीन चीजें होती हैं, एक डेटा एनालिसिस, उसके बाद आता है मशीन लर्निंग, एनएलपी, डीप लर्निंग, एंड देन हमारा आता है मॉडल बिल्डिंग। ठीक है। एनएलपी क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं एक एक करके बताता हूँ। डेटा एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ डेटा की विजुअलाइजेशन नहीं है। ठीक है। ठीक है। डेटा एनालिसिस के अंदर आपको ये देखना है कि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, क्या आप मल्टीपल सोर्सेज से डेटा ले रहे हो या फिर आप एक सोर्स से डेटा ले रहे हो। अगर आप डेटा कहीं से उठा के लेके आ रहे हो, देन आपको अपने पास भी उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि आप विजुअलाइज कर सको। हाँ, राइट। राइट। आप जब डेटा लेके आ रहे हो उसमें क्वालिटी के इश्यूज बहुत होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक कॉलम है जहां पे आप करेंसी की वैल्यूज डाल रहे हो, आपने कहीं पे डाल दिया $1.35, $2.35, एंड देन सडनली किसी ने मैनुअल मिस्टेक कर दी, उसको सिर्फ 1.8 कर दिया, तो वहां पे डेटा रीड नहीं करेगा हमारा जो डेटाबेस है, ओके। क्योंकि हमने कॉलम में करेंसी वैल्यूज ले रखी हैं। इस पूरे स्टेप को हम बोलते हैं डेटा क्लींजिंग, जिसमें आपका मेजोरिटी ऑफ टाइम स्पेंड होगा जब भी आप किसी एनालिटिकल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ओके। 60 to 65% ऑफ द टाइम आपका डेटा क्लींजिंग में जाएगा, बिकॉज जब हम डेटाबेस में डेटा स्टोरेज करते हैं, या फिर अगर हम मान लो हम किसी गूगल का जो वो होता है ना, वेब पेज होता है, वहां से हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान एक ही फॉर्मेट में डेटा इनपुट करे। ओके। राइट। तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे वेरिएशंस आती हैं डेटा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर डेटा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है। अब आइडियली पहले हमें नेविगेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहां पे 40-50 करोड़ रोज का डेटा है, हम्म, अब वहां पे आप एक एक करके तो नहीं देखोगे ना, हाँ, आपको मतलब। सारी टेबल्स देखनी पड़ेंगी, पूरा स्कीमा देखना पड़ेगा, सारी डेटाबेस के अंदर देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे एम्बिगुअस वैल्यू है। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा आपके कॉलम्स के अंदर किस किस टाइप की वैल्यूज हैं, फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या इस कॉलम के अंदर ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए, ओके। क्या मेरा जहाँ पे नेम का कॉलम है वहां पे मैं न्यूमेरिकल कॉलम यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब एक तरह से सॉर्टिंग काइंड ऑफ। सॉर्टिंग, ये सॉर्टिंग एंड क्लींजिंग दोनों, ओके। कि हमारा डेटा क्लींज रहे। एंड सेकंड चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा। इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है? अगर सौरभ, अगर आप मशीन लर्निंग के बारे में बात करोगे, अगर आप डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात करोगे, अगर आप इम्प्रॉपर डेटा विजुअलाइज कर रहे हो या फिर आप इम्प्रॉपर डेटा के साथ प्रिडिक्शन कर रहे हो, तो तो वो आगे उसका भी पूरा सेंस फ्लो बनता है, ही। हाँ, पूरा फ्लो ही रॉन्ग हो जाएगा। पूरा फ्लो रॉन्ग हो जाएगा और इवेंचुअली प्रोजेक्ट बर्स्ट आउट हो जाएगा। उसमें उसमें जितना पैसा लगा, जितना टाइम लगा, वो सारा वेस्ट हो गया। हम्म। ठीक है। देन डेटा एनालिटिक्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास डेटा क्लींजिंग होती है। क्लींजिंग के बाद हम करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। आज हम बस एक ओवरव्यू कवर कर रहे हैं, इन डिटेल भी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ओके। अभी मैं बस आपको एक थोड़ा सा ना जिस्ट टाइप बता रहा हूँ, ताकि आपको पता लग जाए नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास में आओ तो आप ये चीज रिसर्च भी कर सकते हो, इसके बारे में हम डिस्कशन भी कर सकते हैं कि आपका मीनिंग क्या है इस चीज से। अब प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रोसेस होने से पहले की स्टेज। ओके। अब प्रोसेस हम कहाँ कर रहे हैं उसको, उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर। ठीक है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, आप इमेजिन करो कि आपके पास एक एक्सेल की वर्कबुक है, हम्म। इसके अंदर सौरभ, कुणाल, अनु, इन तीनों के नाम लिखे हुए हैं। राइट। अब हमारे मैथ्स के मार्क्स, हमारे इंग्लिश के मार्क्स, हमारे संस्कृत के मार्क्स, हमारे फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स, हमारे सारे मार्क्स लिखे हुए हैं आउट ऑफ 100। ठीक है। बट अगर मैंने आपको बोला कि मेरे को चाहिए सारी सब्जेक्ट्स का सम, हाँ। तो आपको उसको दूसरी शीट में जाके अलग टेबल बनानी पड़ेगी। हाँ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। ओके। मतलब बेसिकली बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, हम्म। मतलब जो जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग यस। अलग अलग चीज बनाना। यस, हम ओके। टेबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, हम एग्रीगेशन करते हैं। एग्रीगेशन का मतलब क्या है? प्लस माइनस सम डिवाइड, वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बेसिकली ये काम है कि मतलब मेरे पास रॉ मटेरियल ला के रख दिया हम्म। कि ये डेटा है मेरे पास, और उसके हम्म। बाद जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो उसमें से निकाल निकाल के यूज करो। यूज कर रहे हो या फिर आप उसको अभी एक साइड रख रहे हो कि हाँ भाई ठीक मेरे है। पास नाइकी के शूज एक साथ हैं, प्यूमा के शूज हम्म। एक साथ हैं, कि कल को आपको यूज करना है तो आपको ढूंढना ना पड़े। हाँ हाँ, ठीक है। एक बहुत बड़े चंक के अंदर आपको ये ना देखना पड़े कि मेरे नाइकी का दूसरा वाला शू कहाँ है या फिर मेरा प्यूमा का दूसरा वाली सॉक्स कहाँ है।
तो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली डेटा को गैदर करके उसको सॉर्टिंग करके उसकी एग्रीगेशन कर रहे हो, ओके। राइट। अब इस स्टेप को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, ये वाला जो मैं पार्ट बता रहा हूँ ना सौरभ, ये आपका 70% स्टेज है आपके सारे ML मशीन लर्निंग सारे डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट की, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मशीन लर्निंग के बारे में बताया और मैंने आपसे बोला कि सौरभ एक काम करो, मेरे को प्रिडिक्शन करो कि बेनिफिट्स, या फिर आप समझ लीजिए कि पाइथन को क्यों एज मिलती है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। और कहीं ना कहीं अगर आपने C++ पढ़ी है तो आपको कहीं ना कहीं वैलिडेट भी हो जाएगा आज की क्लास में। ओके। तो ये तो इंस्टॉलेशन था। तो सबसे पहले ना हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स होते क्या हैं, अगर मैं आपको C++ के रेफरेंस में भेजूं तो आपको मतलब बताऊं तो आपको पता होगा कि हम इंटीजर, फ्लोटिंग वेरिएबल, होल नंबर, ये सारी चीजें हम डिफाइन करते थे। तो सॉर्ट हाँ। ऑफ सेम चीजें ही पाइथन में भी हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। मैंने एक पाइथन नोटबुक भी एक आपके लिए बनाई है, सो दैट आपको जो भी गो थ्रू करना है वो इसमें से आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा सौरभ की जब हम C++ पे काम करते थे तो हम इनिशियलाइज ए, इनिशियलाइज बी, A=B, A=1, B=B, इन वो stdio.h, conio.h, इतनी सारी बहुत सारी मतलब हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम कम से कम 7-8 लाइन का हुआ करता था, है ना। बट अगर आप पाइथन में देखोगे मैंने name=2 कर दिया, और अगर मैं कैपिटल name=4 करूंगा, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अब आपको अगर प्रिंट करना है तो मतलब एज इन सेल एग्जीक्यूट करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से रन कर सकते हो, यहाँ से जैसे मैं रन करा तो ये हो गया, या फिर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो Shift+Enter करोगे तो भी आपको एग्जीक्यूट हो जाएगा वो। एक हम सेल अब चलाते हैं। अब अगर मैं नेम लिखता हूँ तो देखो इसे नेम की वैल्यू 2 दे दी मेरे को, ठीक है। अगर मैं कैपिटल नेम लिखता हूँ तो नेम की वैल्यू 4 दे दी इसने। बट हम C++ में आपको पता होगा हम बहुत बड़ा 8-10 लाइन का प्रोग्राम लिखना पड़ता था हमें, हाँ। है ना। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप खुद ही एज्यूम कर सकते हो कि ये क्यों सिंपल है, मतलब आपको बस =, और वेरिएबल नेम वगैरह प्रोवाइड करवाना है और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी उसके अंदर। ओके। हाँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कीवर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारा इंटीजर कीवर्ड हो गया ये 2 और 4, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल्स भी आते हैं पिक्चर में। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि आप बेसिकली किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने var=10 लिखा और मैंने var प्रिंट करा तो var=10 हो गया। अब अगर मैं var=10+1 करता हूँ और मैं यहाँ पे एक सेल और बनाता हूँ और मैं इसको देखो यहाँ पे 11 आ गया। इसका मतलब क्या है, देखो आइडियली हमने किसी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर करी जिसकी वैल्यू है 10, हमने उसी वेरिएबल के अंदर 1 प्लस कर दिया तो हमें वेरिएबल 1 मिल गया। पाइथन ओ C++ के अंदर हमें एक नया वेरिएबल बनाना पड़ता था, अगर आपको याद होगा तो, हाँ। है ना। तो आप ये देखिए कि कितनी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, और इसीलिए पाइथन को ज्यादातर यूज करा जाता है डेटा साइंस के अंदर भी और अदर एप्लीकेशंस के अंदर भी। अब जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट डेटा टाइप हमारा इंटीजर नंबर हो जाता है, और सेकंड हमारे पास फ्लोट वेरिएबल है। फ्लोट यानी कि जहां पे भी डेसिमल आ जाता है हमारे पास तो वो फ्लोट होता है। अगर मैं इसको फ्लोट अंडरस्कोर वेर प्रिंट करूंगा तो इसने मेरे को 10.1 दे दिया। अब हमें पता कैसे लगेगा, देखो दिखने में तो हमें पता लग रहा है कि हाँ ये होल नंबर है ना। बट यहाँ पे 10.1 आ रहा है तो हमें पता लग रहा है ये डेसिमल नंबर है, राइट। तो एक हाँ। कीवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं टाइप कीवर्ड, ठीक है। ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने वेरिएबल जो मेरा वेर वेरिएबल था उसको मैंने टाइप के अंदर लिखा और मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो उसने मुझे बता दिया कि आपका ये वेरिएबल इंटीजर है। अच्छा। अगर मैं इसमें +1 करके 0.5 कर देता हूं तो इसने फ्लोट कर दिया इसको,
यहाँ पे पहले इंटीजर था, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.5 प्लस कर दिया। जैसे ही पाइथन के अंदर कोई डेसिमल वैल्यू आती है, अगर मैं 0.0 भी प्लस करूंगा ना इसके अंदर, ऑल तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट आप देखना इसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। अब भी फ्लोट दे रहा है ये। मतलब ये वाला पार्ट नहीं समझा। हाँ। मतलब आपने क्या किया? हेलो। हेलो। हाँ सौरभ। हाँ, ये लास्ट वाला पार्ट नहीं समझा मैं। हाँ, आपने मैं क्या? दोबारा बता देता हूँ आपको, देखो। अभी आपको वेरिएबल मैंने 10 दिया तो वेरिएबल उसने 10 दे दिया, मैंने वेरिएबल हाँ 10+1 कर लिया तो 11 कर दिया। जब हाँ। मैं वेरिएबल का टाइप देख रहा हूँ ना, तो वो मेरे को बोल रहा है कि ये इंटीजर टाइप में ठीक है। है ना? हाँ। पहले के टाइम पे क्या होता था, C++ के टाइम पे ऐसा होता था कि हमें उसको फ्लोटिंग इनिशियलाइज करना पड़ता था, इंट ए की जगह फ्लोट ए लिखना पड़ता था सी के अंदर। हमने लास्ट क्लासेस में रिविजिट करा था, और हमारा जो इंट्रोडक्शन का सेशन था, उसमें बेसिकली हमने कुछ चीजें बताई थी कि हम मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स का भी कुछ पार्ट कवर करेंगे। और बेसिकली उन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को, उन डेटा एनालिटिक्स एल्गोरिदम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो पाइथन के थ्रू हमने थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ा। बट अभी हम आज मशीन लर्निंग के बारे में उनका थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे कि बेसिकली उनके पीछे की मैथ्स क्या है। आइडियली जितने भी एल्गोरिदम्स बनी हुई है ना, ये कोई न्यूली डिफाइंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आखिरी के 2-4 साल में बनी है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो मैथ्स ऑनर्स का कोर्स देखोगे, उसमें आपको यही सारी चीजें मिलेंगी जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर पीछे कुछ साइंस नहीं है, कुछ प्रिडिक्टिवनेस, ऐसा नहीं है कि हाँ किसी ने प्रिडिक्ट कर दिया, बट बेसिकली कुछ कैलकुलेशंस हैं जो रिसर्चर्स वगैरह ने ऑलरेडी डिराइव करी थी, एंड जिनके बेसिस पे हम आज के टाइम पे उनको टेक्नोलॉजी में यूज करके हम अपने बिजनेस के लिए बेनिफिशियल बनाते हैं उन टेक्नोलॉजीज को, उन एल्गोरिदम्स को। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली क्या होता है, देखो एनालिटिक्स में ना तीन तीन तरीके का एनालिटिक्स होता है। फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव, सॉरी 4 तरीके का होता है। फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, आपको पता होगा कि यार डिस्क्रिप्टिव मतलब बस कि आप डिस्क्राइब कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि यार वेस्पायर की मंथली सेल्स कितनी है, वेस्पायर के अंदर मंथली स्टूडेंट्स कितने एनरोल कर रहे हैं, वेस्पायर के अंदर कितने स्टूडेंट्स बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं, वेस्पायर के अंदर कितने स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट लग रही है। तो बेसिकली क्या है, आप हिस्टोरिकल डेटा को कुछ नंबर से दिखा रहे हो। ठीक है। ये आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब इसके बाद होता है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के जब हम बात करते हैं तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स पिक्चर में आती है, मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स पिक्चर में आती है। अब इन्फ्रेंसेस का मतलब क्या होता है? इन्फ्रेंसेस का जैसे मतलब होता है, मैंने आपको एक एग्जिट पोल्स का एग्जांपल दिया था, अगर याद हो तो। हम्म। एग्जिट पोल्स में क्या होता है, वो जो रिपोर्टर्स होते हैं वो जो भी जहाँ पे वोट्स ले डाल रहे लेते होते हैं हैं। वहां के लोगों से पूछते हैं, उनसे सेंटिमेंट्स देखते हैं कि हाँ 100 लोगों से बात करी, 100 में से 80 लोगों ने बोला हमने बीजेपी को वोट दिया है। अब वो एक इन्फ्रेंस है। उस इन्फ्रेंस को ये लोग क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं एक्चुअल डेटा पे, और बोलते हैं कि 80% सीट्स बीजेपी के पास है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मतलब हमने कुछ एजम्पशंस लगाए, हमने कुछ हाइपोथेसिस लगाई, हमने कुछ सर्वे का डेटा देखा, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमारे डेटा में इतना इतना परसेंट बिजनेस ग्रोथ है या फिर जो भी है। फिर आती है हमारे पास प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। अब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है ना, इसके अंदर कुछ इन्फ्रेंसेस नहीं होते। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि यार आप बेसिकली किसी से पूछ रहे हो, सर्वे कर रहे हो या सैम्पलिंग ऑफ डेटा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। आप एक्चुअल कंप्लीट एंटायर डेटा सेट के ऊपर काम करते हो, हिस्टोरिकल डेटा का ट्रेंड देखते हो, और फिर आप बताते हो कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है। हेलो। हम्म। हाँ। ठीक है। अब इसके बाद होता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव आपने जनरली सुना नहीं होगा, बट इंडस्ट्री में ये भी चलता है। अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन देता है आपको कि आप ये दवाई खा लेना। तो इसी तरीके से एनालिटिक्स के अंदर भी प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स भी है, जो आपको प्रिस्क्राइब करती है कि आप ये कर लोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप इसको माइनस करोगे तो आपका ऐसा कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि वेस्पायर को अपनी सेल्स बढ़ानी है, या फिर जो स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं उनको बढ़ाना है। ठीक है। अब बेसिकली आप क्या बोलोगे उनको? आप यही तो बोलोगे कि यार जितने नंबर ऑफ डिजिटल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं इंडिया में, आप उनके ट्यूटर्स लेके आओ, आपकी सेल्स अपने आप बढ़ जाएगी, राइट? तो ये एक तरीके का प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हो गया इन ए नटशेल, अगर हम बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। प्रेडिक्टिव हमने पढ़ लिया एनालिटिक्स।
अब देखो, अब इसका प्रोसेस क्या होता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का। सबसे पहले हमारे पास डेटा आता है, सीएसवी की फॉर्म में हो, डेटाबेस के फॉर्म में हो, चाहे कहीं से भी आ रहा हो, चाहे किसी एप्लीकेशन से आ रहा हो, चाहे सर्विस से आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं हम ना, रिपोर्टिंग करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं करंट डेटा की, ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ना केस स्टडी लेके चलते हैं। अब वो केस स्टडी ये है कि वेस्पायर के पास सपोज करो 10,000 एनरोलमेंट आ गए आज की डेट में, ठीक है, या फिर इस महीने में। अब आप बेसिकली ये जानना चाहोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि वेस्पायर ने इस मंथ में एक्चुअल में ऐसा क्या करा है जो 10,000 स्टूडेंट्स एनरोल हो गए, ठीक है। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को आप बेसिकली एनालाइज कर रहे हो, हिस्टोरिकल सिचुएशंस को आप देख रहे हो। क्या ऐसा हुआ है कि मंथ एंड पे डिस्काउंट लगाया इसलिए वेस्पायर के पास बहुत सारे लोग आ गए, राइट? क्या ऐसा हुआ है कि बायजूस का जो ओनर है उसके घर पे ईडी की रेड पड़ गई है तो एडटेक सारे खत्म हो गए, बट वेस्पायर के पास रिव्यूज अच्छे हैं और अपकमिंग कंपनी है तो इसलिए लोग आ गए? क्या ऐसा हो रहा है अच्छा। कि सैटरडे संडे पे डिस्काउंट्स और हमारे पास कूपन कोड्स हम ज्यादा दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को? ठीक है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिखा कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, व्हाट हैपेंड एंड व्हाई। हम बेसिकली डेटा के अंदर देखते हैं कि क्या हो चुका है अभी तक और क्यों हुआ है, हम जानने की कोशिश करते हैं। अब आप पूछो कि वो जानेंगे कैसे, तो इसके पीछे ना बेसिकली एक एक फंडामेंटल्स होता है जिसको बोलते हैं हम ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस।